हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग फिर से प्रेजेंट हैं। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बच्चों कल हम लोगों ने कुछ फार्मूले पढ़े थे और उनके न्यूमेरिकल पढ़े थे। आज हम लोग इसी सीरीज में आगे टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मतलब ये हुआ कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जिसका मैंने नाम आपको कल बताया था, कप्पा, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इनका सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पर क्या असर होता है। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ाने से इनकी वैल्यू में इंक्रीमेंट होता है, डिक्रीमेंट होता है, या सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने से इनकी वैल्यू में क्या इंक्रीमेंट होता है, क्या डिक्रीमेंट होता है, ये बच्चों हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग नोट कर लेते हैं। वेरिएशन ऑफ specific conductance that is kappa, comma, molar and equivalent conductivity of electrolytic solution with concentration। ठीक है बच्चों, वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस दैट इज कप्पा, मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन विद कंसंट्रेशन। उसकी कंसंट्रेशन पर इसकी वैल्यू में क्या इंक्रीमेंट होता है, क्या डिक्रीमेंट होता है, बच्चों हमें ये वन बाय वन स्टडी करना है। ठीक है, तो आप ये हेडिंग नोट कर लोगे। नोट करने के बाद नंबर 1, सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे कंडक्टेंस की बात करते हैं। कंडक्टेंस जिसका सिंबल क्या होता है, जी, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या, इसका दूसरा नाम कंडक्टिविटी, इसका सिंबल क्या होता है, कप्पा। तो पहली बात तो जी की बात करें। जी मींस कंडक्टेंस। कंडक्टेंस हमेशा सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने से कंडक्टेंस बढ़ता है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, जितना उसको हम डाइल्यूट करते जाएंगे उतना उसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा प्रोड्यूस होते जाएंगे, और जो आयंस है वही कंडक्टिविटी के लिए रिस्पांसिबल है, वही करंट को फ्लो कराते हैं, वही करंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो जितना नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे उतना कंडक्टेंस सॉल्यूशन का क्या होगा, बढ़ेगा। इट मींस कंडक्टेंस इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन और डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन। डाइल्यूशन बढ़ने से कंसंट्रेशन क्या होती है, सॉल्यूशन की कम होती जाती है। तो चाहे हम बोले डाइल्यूशन डाइल्यूट किया है या हम लोग कहें कंसंट्रेशन को कम किया हुआ है, तो डाइल्यूट करने से या कंसंट्रेशन कम करने से कंडक्टेंस क्या होती है, बढ़ती है। क्लियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग सेंटेंस के फॉर्म में नोट कर लेते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कंडक्टेंस का सिंबल बच्चों क्या है, जी। द कंडक्टेंस जी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, डाइल्यूट करने से कंसंट्रेशन क्या होती जाती है बच्चों, कम होती जाती है। उसका रीजन क्या है, ग्रेटर द नंबर ऑफ आयंस ग्रेटर इज कंडक्टेंस। ठीक है, ग्रेटर द नंबर ऑफ आयंस ग्रेटर इज कंडक्टेंस। कहीं पे कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में बच्चों ये है कि डाइल्यूशन से क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाते हैं, और वही नंबर ऑफ आयंस कंडक्टिविटी के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। किसके लिए रिस्पांसिबल होते हैं, कंडक्टिविटी के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं ऑन डाइल्यूशन मोर आयंस आर प्रोड्यूस्ड, on dilution more ions are produced। ठीक है, so that
conductance that is G increases। कंडक्टेंस क्या होगी बच्चों, बढ़ती जाती है, ठीक है। चलो, तो डायल्यूशन से क्या होती है, ऑन डायल्यूशन मोर आयंस आर प्रोड्यूस्ड सो द कंडक्टेंस इंक्रीजेस, और increase in concentration, G decreases। अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बढ़ाने से कंडक्टेंस क्या होती है, कम होती जाती है, ठीक है। आयंस फ्री नहीं रह पाते, आयंस को फ्री होना चाहिए, और फ्री आयंस कब होंगे, डायल्यूशन से होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब जी जो है, जी डायल्यूशन से बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ाने से कम होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कप्पा की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। कप्पा की बात करते हैं, तो बच्चों कप्पा एक्चुअली बच्चों डायल्यूशन से कप्पा की वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है। उसका रीजन क्या है कि डायल्यूशन करने से नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ेंगे नो डाउट, लेकिन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वॉल्यूम बढ़ने से नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। तो कप्पा ऑलवेज डिक्रीजेस ऑन डायल्यूशन, ओके। कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस that is kappa, conductivity or specific conductance that is kappa always decreases with dilution, always decreases with dilution। डायल्यूशन से क्या होता है, कम होता है। रीजन क्या है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम होते हैं। आयंस तो बढ़ेंगे बट आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होते हैं, कम होते हैं। तो यहाँ पे आयंस पर यूनिट वॉल्यूम हमें देखना है, ठीक है। तो ऑलवेज डिक्रीजेस विद डायल्यूशन, रीजन क्या है बच्चों, इसका रीजन ये है बोथ फॉर, दोनों के लिए, बोथ फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ बच्चों इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास दोनों हो सकते हैं, वीक भी हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं। तो ये जो रूल मैंने आपको बताया ये दोनों के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी है। अब उसका रीजन क्या है, इट इज ड्यू टू टोटल नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ेंगे, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इट इज ड्यू टू टोटल नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस ऑन डायल्यूशन, ड्यू टू total number of ions increases on dilution। बच्चों टोटल नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ेंगे ऑन डायल्यूशन, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस ऑन डायल्यूशन बट द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, बट द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, but the number of ions per unit volume decreases, but the number of ions per unit volume decreases। और जब आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएंगे तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, कप्पा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर। ऑन डायल्यूशन नोट कर लेंगे, ये सारी बातें किसके लिए हैं, डायल्यूशन के लिए, ठीक है। तो कप्पा की वैल्यू डायल्यूशन से क्या होगी, डिक्रीज होगी, लेकिन कंडक्टेंस जी क्या होगा, बढ़ेगा डायल्यूशन से, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। बच्चों हमने लास्ट में एक फार्मूला बताया था, G इज इक्वल टू कप्पा अपॉन जी स्टार इज इक्वल टू कप्पा अपॉन जी स्टार इज इक्वल टू क्या था, L अपॉन A था। तो यहाँ पे A ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, L, कप्पा इंटू A बाई L, ये है G।
कप्पा इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, अब ए और एल, ए क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, एल क्या है सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, और दोनों हमको यूनिटी में रखना है, चाहे मीटर या सेंटीमीटर। ए एंड एल बोथ आर यूनिटी आइदर इन मीटर और इन सेंटीमीटर, चाहे बच्चों मीटर में चाहे सेंटीमीटर में हो, यूनिटी में। ठीक है, तो G इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कप्पा इंटू ए बाई एल। ठीक है, अब यहाँ बच्चों मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन, ये एक टाइप की कंडक्टेंस है, ये दोनों क्या है कंडक्टेंस है। ठीक है, तो इन पे वही असर पड़ेगा, वही इफेक्ट पड़ेगा जो किस पर पड़ता है कंडक्टेंस पे पड़ता है। तो कंडक्टेंस डायल्यूशन करने से पड़ता है, तो इनकी वैल्यू भी डायल्यूशन से क्या होगी इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस G is the conductance G of the volume V of the volume V is the conductance G of the volume V of a solution containing of a solution containing 1 mole or 1 gram equivalent, containing 1 mole or 1 gram equivalent of an electrolyte, 1 mole or 1 gram equivalent of an electrolyte respectively kept in between electrodes, इलेक्ट्रोड के बीच में क्या करते हैं लोग भरते हैं, kept between electrodes with area cross section with area of cross section A and separation between electrode and separation between electrodes is unity. Unity means 1 centimeter or 1 meter. ठीक है, एक बार बच्चों फिर से देखते हैं। मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस G of the volume V of a solution containing 1 mole for molar conductivity, 1 gram equivalent for equivalent conductivity of an electrolyte respectively kept in between electrodes, electrode के बीच में रखा हुआ है with area cross A and separation between electrodes क्या है यूनिटी है बच्चों, क्या चीज है यूनिटी है। ठीक है, अब इसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू G और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज आल्सो इक्वल टू G। तो इसके बेस पे बच्चों क्या लिख लेंगे, इन दोनों के बेस पे हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर से हम ये रिलेशन लिखेंगे। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू G के इक्वल है, किसके इक्वल है कंडक्टेंस के, और कंडक्टेंस क्या है कप्पा इनटू A अपॉन L, कप्पा इनटू A अपॉन L। ठीक है, लेकिन यहां पे याद रखना L क्या है यूनिटी है, बट L is equals to unity or 1 or meter, then A is equals to V, V क्या है वॉल्यूम।
since volume is equals to area into length A into 1 that is A। तो A के प्लेस पे बच्चों क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। तो अब हमारा फार्मूला क्या हो गया, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू कप्पा इनटू V, कप्पा इनटू V। ये हमारा कुछ एक फार्मूला बन गया, या कप्पा इनटू 1000 बाई नॉर्मलिटी या मोलरिटी भी हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इसमें कहीं कोई डाउट, ये फार्मूले आपके तैयार हो गए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कंडक्टेंस के इक्वल है, कंडक्टेंस डायल्यूशन से क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसका मतलब दोनों वैल्यू में क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये बात भी हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी increases on dilution, increases on dilution or decreases concentration। ठीक है बच्चों, इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ऑन डायल्यूशन, डायल्यूशन से क्या होता है, बढ़ता है, या फिर और डिक्रीजेस कंसंट्रेशन, या कंसंट्रेशन को हम क्या करें, कम करें, और डिक्रीजेस कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने से भी इंक्रीज होगा, या डायल्यूशन से भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अब बच्चों यहां पे मान लो हमने सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना स्टार्ट कर दिया। डाइल्यूट करते 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 डाइल्यूट करते करते एक सिचुएशन आ गई कि पूरा इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल हो गई, ये जीरो के बराबर हो गई। उस केस में ये जो इक्विवेलेंट या मोलर कंडक्टिविटी होगी उसका नाम हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नाम हो जाएगा, या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी नाम हो जाएगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में इनके नाम चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, व्हेन द कंसंट्रेशन approaches to zero, that is at infinite dilution। कंसंट्रेशन बिल्कुल जीरो हो गई, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूट हो गया, इससे ज्यादा डाइल्यूशन नहीं हो सकता है। उस केस में द इक्विवेलेंट और मोलर conductivity is known as limiting equivalent or limiting molar conductivity। या तो उसको हम लोग बोलेंगे बच्चों लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, या बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड respectively ये है जो लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और इसका नाम क्या होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायरेक्शन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायरेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब हम इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूट करने से कैसे इंक्रीज होती है, कैसे डिक्रीज होती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या चेंज होता है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में क्या चेंज होता है, उसको सबको बच्चों में ग्राफ से हम लोग इसको स्टडी करते हैं। तो वेरिएशन ऑफ मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विथ डाइल्यूशन।
ठीक है स्टूडेंट, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी with dilution for strong and weak electrolyte। ठीक है, वेरिएशन ऑफ मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे बच्चों ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहे हैं, इसको आपको ध्यान से देखना है। ग्राफ में इस एक्सिस पे बच्चों में 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0। ठीक है बच्चों, अगर इधर से इधर जा रहे हैं तो कंसंट्रेशन में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, और अगर इधर से इधर आ रहे हैं तो डाइल्यूशन बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, डाइल्यूशन बढ़ रहा है। इंक्रीज इन डाइल्यूशन, या हम लोग लिखेंगे डाइल्यूशन इंक्रीजेस, और इसका जो कंसंट्रेशन है वो रूट सी है। इसकी यूनिट भी क्या होगी, मोल इनटू लीटर इनवर्स पावर 1/2, क्योंकि कंसंट्रेशन रूट में है तो उसकी जो यूनिट होगी वो भी यूनिट भी किस में होगी, रूट में होगी। और इस एक्सिस में बच्चों ने डिनोट किया है मोलर कंडक्टिविटी, जिसकी यूनिट होगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जिसकी यूनिट होगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, या फिर बच्चों यहाँ पे हम इसको कंडक्टेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया था दीज आर द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। तो जी की यूनिट क्या होगी, ओम इनवर्स, सिर्फ इसकी यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स होती है। ठीक है, इसमें भी हम कुछ वैल्यू लिख लेते हैं, 0, 200, 400, 600, 800। ठीक है बच्चों, अब हम एक बच्चों ग्राफ एक ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, और एक हमारा बच्चों ग्राफ होगा ये है फॉर KCl, और KCl कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट। KCl कैसा बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये जो वैल्यू है ये KCl के लिए, ये जो ग्राफ बच्चों है ये एसिटिक एसिड के लिए है, CH3COOH वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ग्राफ देखो बच्चों ध्यान से। ठीक है, अब ठीक है, अब बच्चों इधर से देखो, जब हम इधर से इधर चलेंगे तो कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। कंसंट्रेशन डिक्रीज होने का मतलब क्या होता है, डाइल्यूशन बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, डाइल्यूशन बढ़ रहा है। तो एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ती है, और जैसे ही यहाँ पे आती है वो तेजी से बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन
लेकिन एस्टिकेशन में यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी ये थी और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते मोलर कंडक्टिविटी में क्या हो गया, बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि डायल्यूशन से वीक इलेक्ट्रोलाइट में मोलर या इक्विवेलेंट या कंडक्टेंस में रैपिडली इंक्रीमेंट होता है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में स्लोली इंक्रीमेंट होता है। रीजन, strong electrolyte is already dissociated 100%. Therefore, whenever volume increases, then no further dissociation take place, no further number of ions increases, so that the conductivity increases but slowly. But in case of weak electrolyte, whenever dilution take place, whenever volume increases, then more number of ions produced and more number of ions produced, therefore conductance increases. Conductance increases, therefore equivalent and molar conductivity both are increases strongly या rapidly इंक्रीमेंट होता है। तो बच्चों ये इसका रीजन है। अब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट को वन बाय वन स्टडी करने जा रहे हैं और भी चीजें। सबसे पहले फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सबसे पहले फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बच्चों द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी ये जो हम लोग फाइंड करते हैं डिबाई-हैकेल रूल से फाइंड करते हैं। द इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स of strong electrolytes. Strong electrolytes increases slowly. ये इसका बच्चों रिजल्ट है, increases slowly। रीजन क्या बताया था, इसमें आयंस ऑलरेडी पहले डिसोसिएट है, डायल्यूशन से ज्यादा फर्दर आयन नहीं बढ़ते, जब फर्दर आयन नहीं बढ़ते तो कंडक्टेंस नहीं बढ़ेगा। इसीलिए कहा गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स increases slowly and can be obtained by Debye-Hückel Onsager इक्वेशन। बच्चों इसकी जो वैल्यू होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, इसमें इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी कैसे फाइंड करते हैं, डिबाई-हकेल एंड ओहम-सेंगर इक्वेशन, ये एक इक्वेशन होती है उससे हम फाइंड करते हैं। अब ये इक्वेशन क्या होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन माइनस a रूट c। ये रिलेशन होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन माइनस a रूट c। या इसी को बच्चों हम इस तरह लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन माइनस a रूट c। तो ये दोनों जो हमारा एक ये फार्मूला हो गया, ये दोनों एक ही चीज है। कहीं पे इनफाइनाइट डायल्यूशन को नॉट से डिनोट करते हैं और कहीं पे इनफाइनाइट डायल्यूशन को इनफाइनाइट का सिंबल बनाते हैं। तो दोनों एक ही रिलेशन है, आप चाहे इस तरह यूज करो चाहे इस तरह यूज करो। a यहाँ पे कांस्टेंट है और c के है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दैट इज मोलरिटी। ओके, सिमिलरली मोलर कंडक्टिविटी के लिए हम लोग फार्मूला लिख देते हैं, molar conductivity at given concentration, molar conductivity at infinite dilution minus a root c, or molar conductivity at given concentration, molar conductivity at infinite dilution minus a root c। ठीक है स्टूडेंट, तो इन दोनों में से आपको कोई एक सेलेक्ट करना है, इन दोनों में से कोई आपको एक सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आगे हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये तो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, डिबाई-हकेल एंड ओहम-सेंगर इक्वेशन से। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास एक इक्वेशन और आएगी जिसको हम लोग बोलते हैं कोल-लॉश इक्वेशन या कोल-लॉश लॉ। तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स
For weak electrolytes, for weak electrolytes, बच्चों जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से हमेशा कम होगी एट सेम कंसंट्रेशन। अगर दोनों की कंसंट्रेशन सेम है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग से कम होती है। क्यों? क्योंकि वीक जो होता है वो पार्शियली एवरेज होता है, जबकि स्ट्रॉन्ग क्या होता है, कंप्लीटली होता है। ये बात भी आपको याद रखना है। तो ये बात को हम लोग बच्चों नोट कर लेंगे। द कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज लेस देन द कंडक्टेंस ऑफ वीक electrolyte is less than strong electrolyte at same concentration, since weak electrolyte ionizes less extent than strong electrolyte. Okay, the conductance that is G, या मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और you can say the conductance that is G of weak electrolyte is less than strong electrolyte at same concentration. अगर दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो तो वीक का कम होगा और स्ट्रॉन्ग का क्या होगा, ज्यादा होगा। रीजन, सिंस वीक इलेक्ट्रोलाइट ionizes less extent than strong electrolyte, वीक इलेक्ट्रोलाइट कम आयनाइज होगा तो आयन भी कम होंगे। जब आयन कम होंगे तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, कम हो जाएगी। तो ये था हमारा कंडक्टिविटी, मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का डायरेक्शन से क्या रिलेशन है, वो सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैसे फाइंड करेंगे, कैलकुलेशन न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक रूल आता है कोल-रॉस लॉ। ठीक है, तो लिमिटिंग मोलर और लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनी weak electrolytic solution can be calculated by KOHLRAUSCH कोल-रॉस लॉ। किससे हम लोग फाइंड करते हैं, कोल-रॉस लॉ से। लिमिटिंग मोलर और लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। लिमिटिंग का मतलब क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम किस मेथड से फाइंड करते हैं, कोल-रॉस लॉ के हिसाब से फाइंड करते हैं। अब कोल-रॉस लॉ हम लोग बच्चों स्टेटमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर हम इसको फिर से मिटा के लिख देते हैं कंप्लीट। कोल-रॉस लॉ, कोल-रॉस लॉ बच्चों देखो कोल-रॉस लॉ है क्या। जैसे मान लो हमें NaCl है, NaCl की हमें मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन में फाइंड करना है, तो हमें क्या लिखना होगा, आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं कोल-रॉस लॉ। तो कोल-रॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या हो गया, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द सम ऑफ ionic conductivity of cation and ionic conductivity of Ni, and each ion concentration term multiplied by number of ions present in one formula unit। अब इसमें एक ही Na और एक ही Cl था तो 1 और 1 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। अगर 2 Na होती तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते थे, 2 Cl होती तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते थे, तो साथ में नंबर ऑफ आयन से मल्टीप्लाई भी कर देना है। बस इसी को हम लोग बोलते हैं कोल-रॉस लॉ। ठीक है, तो
इसको हम लोग नोन कर लेते हैं, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट at infinite dilution. Molar conductivity of an electrolyte at infinite dilution is the sum of ionic conductivities यहाँ पे लिख लेंगे मोलर आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ cations and anions and each ionic conductivity is multiplied by number of ions present in one formula unit, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया कोलॉश लॉ। आई रिपीट अगेन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसका सिंबल ये है। ये इसको कॉमन लैंग्वेज में बोल सकते हो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोल सकते हैं हम लोग? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज द सम ऑफ मोलर आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ cations and anions and each ionic conductivity is multiplied by number of ions present in one formula unit। एक फार्मूला यूनिट में जितने कैटायन है, कैटायन की कंडक्टिविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने एनायन है एनायन की कंडक्टिविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का सम जो हो जाएगा उस सॉल्ट की मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। कुछ हम लोग एग्जांपल बच्चों आप देख लेते हैं तब हमें क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl, ionic conductivity of Na plus ionic conductivity of Cl minus, ठीक है स्टूडेंट्स। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ AlCl3, ionic conductivity of aluminium 3 plus 3 ionic conductivity of Cl minus, molar ionic conductivity at infinite dilution of Al2SO4 whole thrice, 2 ionic conductivity of aluminium 3 plus 3 ionic conductivity of sulfate ions, ठीक है। तो इनकी सबकी वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में गिवन है और जो वैल्यू है वैल्यू पुट कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। AlCl3 में 1 एल्युमिनियम है तो 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब कुछ नहीं होता है, सेम होता है। यहाँ पे 3 क्लोराइड है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 एल्युमिनियम है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 सल्फेट है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन सब की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हमें फाइंड करना है तो उसमें हम सबकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी उनको ऐड कर देंगे और आंसर आ जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, द इक्विवेलेंट conductivity of an electrolyte, the equivalent conductivity of an electrolyte at infinite dilution is the sum of यहाँ पे बच्चों टोटल करना है लेकिन उससे थोड़ा सा ये मेथड क्या है डिफरेंट है। तो इसका हम अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन से क्लियर होगा। एट इनफाइनाइट डायरेक्शन इज द सम ऑफ टू वैल्यूज
सम ऑफ टू वैल्यूज, दोनों वैल्यू पे डिपेंड करेगा, वन कैटायन पे डिपेंड करेगा और वन एनायन पे डिपेंड करेगा, वन डिपेंडिंग अपॉन द कैटायन, वन डिपेंडिंग अपॉन द कैटायन एंड अदर डिपेंड अपॉन एनायन। तो एक कैटायन पे डिपेंड करेगा और एक किस पे डिपेंड करेगा, एनायन पे। एग्जांपल, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डायरेक्शन इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, इसको बच्चों हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन में अगर मोलर कंडक्टिविटी गिवन है तो उसको हमें आयनिक कंडक्टिविटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और आयनिक में तो एडिटिव लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे where C and A are, ये जो सिंबल यूज किए गए हैं आर लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज, ये क्या है, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज ऑफ द कैटायन एंड एनायन of cation and anion respectively at infinite dilution, ठीक है। तो यहाँ पे लेम्डा सी और लेम्डा ए जो दिया है वो क्या है, lambda naught C and lambda naught A are limiting equivalent conductivities of cations and anions respectively at infinite direction। वहां पे क्या था, मोलर आयनिक कंडक्टिविटी थी, ठीक है। तो अब इसके बाद आगे बच्चों ये हम लोग फाइंड कर लेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायरेक्शन एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ कोल-लॉश लॉ, ठीक। इसके बाद फिर हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आता है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, और यहां पर जनरली कैसा इलेक्ट्रोलाइट होगा, वीक, तो हम लोग लिख देंगे वीक। Calculation of degree of dissociation alpha of a weak electrolyte अल्फा हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा। बच्चों यहाँ पे डिग्री ऑफ एसोसिएशन आपसे नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ डिसोसिएशन पूछा जाएगा, तो बस डिसोसिएशन का फॉर्मूला है अल्फा इज इक्वल टू molar conductivity at given concentration upon molar conductivity at infinite direction half। एक तो फार्मूला मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायरेक्शन, या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायरेक्शन, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी हो उससे हम क्या फाइंड करेंगे, अल्फा फाइंड कर लेंगे। फिर जब अल्फा फाइंड हो जाएगा तो फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट हमको फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में वीक एसिड भी हो सकता है, वीक बेस भी हो सकता है। वीक एसिड और वीक बेस भी हो सकता है।
कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स दैट इज वीक एसिड और वीक बेस। बच्चों वीक एसिड का जो सिंबल हमारा होता है वो के होता है और वीक बेस का जो सिंबल होता है वो क्या होता है के बी होता है। तो चाहे हम के लिखे चाहे के बी लिखे फार्मूला सेम होता है दोनों के लिए, ठीक है। तो ये हम फार्मूला ऊपर नोट कर देते हैं, ठीक है। के और के बी सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो एक तो बच्चों हमारा फार्मूला ये होता है सी इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा भी हम लोगों ने फाइंड किया था और सी जो है कंसंट्रेशन है। क्या चीज है? कंसंट्रेशन है। अब अभी मैंने अल्फा का फार्मूला भी पुट किया था। अगर अल्फा का फार्मूला पुट करोगे तो ये हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? के और के बी सी अल्फा के प्लेस पे क्या लिखेंगे? मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट फाइनाइट डायमेंशन, और उसका भी क्या होगा? अल्फा का स्क्वायर करना है। ये भी स्क्वायर होगा और ये भी क्या होगा? स्क्वायर होगा। तो ये भी स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर हो गया। 1 माइनस अल्फा, अल्फा के प्लेस पे लिखोगे मोलर कंडक्टिविटी गिवन कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायमेंशन, ये हो गया, ठीक है। के और के बी इज इक्वल टू, ठीक है बच्चों ध्यान से देखना। तो ये तो ऊपर तो वही रहेगा सी इंटू मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन स्क्वायर अपॉन ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायमेंशन माइनस मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायमेंशन, और एक से कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायमेंशन माइनस मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन। तो बच्चों ये भी हमारा फार्मूला हो जाता है। तो ये भी आपको तैयार रखना है और ये भी आपको तैयार रखना है, दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इस तरह हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। के और के बी क्या है? आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और बेस। के एंड के बी आर आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और बेस। के एसिड है और के बी क्या है बच्चों? बेस है, ठीक है। इसके आगे बच्चों हम लोग एक फार्मूला और देख लेते हैं, बस लास्ट मिटा दें इसको। नेक्स्ट बच्चों रिलेशन है कैलकुलेशन ऑफ सॉल्वेंटी ऑफ स्पेरिंग सॉल्युबल सॉल्ट। कैलकुलेशन ऑफ सॉल्वेंटी ऑफ sparingly soluble salt। कैलकुलेशन ऑफ सॉल्वेंटी ऑफ sparingly soluble salt, ऐसे सॉल्ट जो बहुत कम सॉल्युबल होते हैं। सॉल्वेंटी टर्म उन्हीं के लिए यूज होता है, इसको पहले हम आपको एक बार बता भी चुके हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लोगे। इफ सॉल्यूट इज sparingly soluble, if solute is sparingly soluble in given solvent, then its concentration is taken as इसकी बच्चों जो कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन इज टेकन एज इट्स solubility in saturated solution, ठीक है। अगर कोई भी सॉल्यूट बच्चों हमारा स्पेरिंगली सॉल्युबल है, ज्यादा सॉल्युबल नहीं है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब हम उसका बना लेते हैं तो जो उसकी कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन का नाम बदल जाता है। कंसंट्रेशन का नाम क्या हो जाता है? सॉल्वेंटी हो जाता है। क्या हो जाता है? सॉल्वेंटी हो जाता है, ठीक है। अब इसकी सॉल्वेंटी हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? हम लोग ये देख लेते हैं। मोलर कंडक्टिविटी
इंटू 1000 अपान मोलरिटी होता है। मोलरिटी के प्लेस में हम लोग टर्म यूज करेंगे सॉल्वेंटी, कप्पा इंटू 1000 अपान सॉल्वेंटी। ठीक है, ये बच्चों जो वैल्यू लिखी गई है ये किसके लिए लिखी गई है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन फ्रॉम C टू इनफाइनाइट। ये मोलर कंडक्टिविटी है लेकिन कंसंट्रेशन कहां से कहां तक है? फ्रॉम C टू इनफाइनाइट। C से इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है। तो ये मोलरिटी के प्लेस पे आप क्या लिख दोगे? S, यही हो जाएगा सॉल्वेंटी। और यहाँ पे सॉल्वेंटी की यूनिट क्या हो जाएगी? S इज इक्वल टू सॉल्वेंटी और ये होगी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो ये बच्चों ठीक है, कप्पा इंटू 1000 बाई मोलरिटी के प्लेस पे आप लिखोगे कप्पा इंटू 1000 बाई सॉल्वेंटी। लेकिन कब यूज करोगे? जब हमारा सॉल्ट कैसा हो? स्पेरेबली सॉल्युबल हो। ऐसे ही बच्चों हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सेकेंड फार्मूला। तो लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फ्रॉम कंसंट्रेशन C टू इनफाइनाइट, या इसी को हम लोग लिख लेते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायरेक्शन। ये हो जाता है कप्पा इंटू 1000 बाई नॉर्मलिटी या कप्पा इंटू 1000 बाई सॉल्वेंटी। बच्चों सॉल्वेंटी हम लोग इस फार्मूले से भी फाइंड कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सॉल्वेंटी आती है, सॉल्वेंटी किसके बराबर होती है? नॉर्मलिटी की। और नॉर्मलिटी की यूनिट क्या होती है? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। इट मींस सॉल्वेंटी इन दिस केस will be in gram equivalent per liter and solventy in this case will be mole per liter. Clear? S is equals to solventy और solventy किसमें होगी? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये बच्चों solventy हम लोग इन फार्मूलों से दोनों में से किसी से फाइंड कर लेंगे, बस यूनिट चेंज हो जाएगी, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर और मोल पर लीटर। तो बच्चों आज के लिए इतना है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट